अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंट्री टेस्ट का आज 21st लेक्चर है और ये लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स के हवाले से है। केमिकल काइनेटिक्स में एक टॉपिक है कोलिजन थ्योरी, उसके हवाले से जो है हमारे पास आज पहला एमसीक्यूज है। तो पहले एमसीक्यूज में हम देखते हैं कि क्या हमारे पास स्टेटमेंट है। इन केस ऑफ अफेक्टिव कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीज इंक्रीज रिमेन कांस्टेंट नॉट डिपेंड। देखिए यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल की गई है कि अफेक्टिव कोलिजन अगर होगी तो फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं है कि अफेक्टिव कोलिजन से पहले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन ये है कि अफेक्टिव कोलिजन्स जब होती है तो तब उसकी काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क आएगा। मतलब स्टेटमेंट कुछ इस तरीके की अगर आप इसको समझे तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक ए मॉलिक्यूल है और एक इसी तरीके से बी मॉलिक्यूल है। अब जब इनकी आपस में कोलिजन होती है तो कोलिजन में अगर ये अफेक्टिव कोलिजन हुई, अगर इनकी कोलिजन अफेक्टिव कोलिजन हुई तो उस वक्त क्या होगा कि बीच में इनके मौजूद ये बॉन्ड जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी उनमें और न्यू बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये स्टेट जब बन गई तो इसका मतलब ये है, देखें जब ये वाली स्टेट बनती है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, ये हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट है। अगर किसी भी कोलिजन में हमारे पास जो कोलिजन है वो अफेक्टिव कोलिजन हुई तब वो ट्रांजिशन स्टेट में चेंज हो जाएगा। अब इस स्टेट में, अब इस वक्त इन केस ऑफ अफेक्टिव कोलिजन, मतलब जब अफेक्टिव कोलिजन होगी तो तब आपके पास वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी पहले के मुकाबले में यहाँ पे ज्यादा होगी या कम होगी। अफेक्टिव कोलिजन तो यही है ना जिसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहे हो और न्यू बॉन्ड बन रहे हो, तो उसी को हम अफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल जब अफेक्टिव कोलिजन करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि इसका जो ठीक ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। यानी कि अफेक्टिव कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी वो एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में इस्तेमाल होगी और इस तरह न्यू बॉन्ड फॉर्मेशंस जो है वो वहां पर क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही एक्टिवेशन एनर्जी में कन्वर्जन एक लिहाज से हो रही होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज हो रही होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अफेक्टिव कोलिजन के नतीजे में काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस तरीके से फर्स्ट एमसीक्यूज कंप्लीट होता है। जो सेकंड एमसीक्यूज है केमिकल काइनेटिक्स का, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के हवाले से है कि इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल बट देयर हाफ लाइफ डज नॉट अफेक्टेड। सबसे पहले आपको हाफ लाइफ के बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। देखिए हाफ लाइफ पीरियड वो पीरियड है जिसमें जो रिएक्टेंट है वो हाफ चेंज हो जाता है, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। हाफ रिएक्टेंट हाफ प्रोडक्ट में जो चेंज होता है उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। हाफ लाइफ पीरियड का एक जनरल फार्मूला है जो आपने जहन में रखना है और उसी से आप जो है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं या इसके एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, जो आगे भी मैं कुछ शेयर करूंगा एमसीक्यूज इसी से रिलेटेड। तो हमारे पास जो हाफ का फार्मूला, हाफ इज इक्वल टू के कांस्टेंट होता है और नीचे यहां पर हमारे पास होता है n-1। क्या होता है हमारे पास, n-1। ए जो यहां पर मौजूद है, ए शो कर रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन को, ए यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन को शो कर रहा है और के यहां पर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इसको जनरल कांस्टेंट भी कह सकते हैं। जनरल कांस्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाद दफा हाफ लाइफ का जब हम फार्मूला हायर क्लासेस में ड्राइव करते हैं तो उस वक्त इसके साथ कोई नंबर भी आ जाता है 2.303 आपके पास लॉग की वजह से। जब हम नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में चेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर आ जाते हैं, इसलिए आपके को रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं, जनरल गैस कांस्टेंट यानी कि जनरल कांस्टेंट भी कह सकते हैं, गैस तो नहीं जनरल कांस्टेंट भी हम इसे कह सकते हैं। अब अगर हमने किसी की हाफ लाइफ मालूम करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पर वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। उसी से देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो हाफ लाइफ है अगर कंसंट्रेशन हम डबल करते हैं और हाफ लाइफ में कोई भी अफेक्ट ना हो तो ये किस केस में हो सकता है। यहाँ पर कुछ वैल्यूज अगर मैं यहाँ पर पुट करूं कि हमारे पास वो हाफ इज इक्वल टू के हो, जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0-1, ये माइनस 0 में से 1 निकालेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 ही बच जाएगा। तो के हो गया और ए की पावर हो गया -1, -1 ऊपर आकर क्या हो जाएगा, +1। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये ऊपर आ चुका है तो जीरो ऑर्डर के केस में जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के केस में, जब ऑर्डर आपके पास जीरो यानी कि n की वैल्यू आपने जीरो लगाई है,
जब ऑर्डर 0 हो तो उस वक्त हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि हाफ लाइफ अगर इनिशियल कंसंट्रेशन आप डबल करेंगे तो उसका हाफ लाइफ भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब उसको हाफ कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो हाफ प्रोडक्ट में जो चेंज होगी उसको ज्यादा टाइम लगेगा अगर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को सोल्व करता हूं तो 2 1/2 इज इक्वल टू के आया, इस n की जगह पर n इज इक्वल टू 1 लगाते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है, तो 1 - 1, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर a की पावर 0 हो जाएगा, और जिसकी पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होते हैं, 1 के। तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हमारे पास हाफ जो लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर इस फार्मूले में इनिशियल कंसंट्रेशन मौजूद ही नहीं है, क्योंकि a की पावर 0 थी, जिसकी पावर 0 होती है मैथमेटिकली हम उसको 1 के इक्वल लेते हैं, जो रूल है हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था कि इन विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन इज डबल बट देयर हाफ लाइफ डज नॉट अफेक्टेड, उसकी हाफ लाइफ अफेक्टेड नहीं होगी, तो वो कौन सा आंसर इसका ठीक होगा, बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, ठीक ऑप्शन जो है यहाँ से मौजूद होगा। तो इस तरीके से ये एमसीक्यूज भी हमारे पास कंप्लीट होता है। इस वीडियो का जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है और केमिकल काइनेटिक्स का तो नंबर 8 एमसीक्यूज है, लेकिन इस वीडियो का तीसरा एमसीक्यूज है, और वो एमसीक्यूज भी इससे पहले वाले जो एमसीक्यूज नंबर 7 था उसी से ही रिलेटेड है। थोड़ा सा इसमें चेंज है, और चेंज क्या है कि इसमें किसी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। हाई हुई हाफ लाइफ ही, यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन जो हमारे पास है अगर उसको डबल कर दिया जाए तो हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन आल्सो डबल, किस में हाफ लाइफ भी जो है वो डबल हो जाती है। तो इसका जनरल फार्मूला आपको मैं अभी लिखवा चुका हूं कि इज इक्वल टू था के ए एन माइनस 1, और अगर हम 0 से स्टार्ट कर लें तो हमारे पास हो जाता है के हो जाता है ए की पावर 0 और -1 हो जाता है। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो के आ जाएगा खाली ए की पावर -1 आ जाएगा, ये -1 है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, पावर जब शिफ्ट हो जाएगी तो के आ जाएगा और ए आ जाएगा। तो इस वक्त अगर आप ये देखें कि हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो हाफ लाइफ जो इसका पीरियड है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है हमें आंसर इसी पहले में ही मिल चुका है, तो इसका जो ठीक आंसर हमारे पास आएगा वो ए आंसर होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करने से हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाता है। कब डबल होता है, अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो हमें मालूम होता है कि 0 ऑर्डर के रिएक्शंस में जो है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन डबल करने से हाफ लाइफ पीरियड भी डबल हो जाता है। तो इस तरह ये एमसीक्यूज भी कंप्लीट होता है। आज की वीडियो का जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है और केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका एमसीक्यूज हमारे पास है। द मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज गिव होल इंटीग्रल नंबर्स इन केस ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोथ ए एंड बी एंड नन। देखिए हम मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में, तो हमारे पास बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस बनती है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करता हूं तो मुझे यहाँ पे भी 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी 6 लगाना पड़ेगा। अब इस रिएक्शंस की जो मॉलिक्यूलरिटी है, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम निकालते हैं, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स के एक्सपोनेंट हैं या उसकी जो मोल हैं वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है हमारे पास है, ऑर्डर जो है वो 12 है। मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर कितना है इसका, 12 है। लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, क्योंकि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के ऊपर से इस तरीके से डिपेंड नहीं करता, यानी कि अगर ये दोनों रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाते जाए लेकिन सनलाइट ना हो, क्लोरोफिल ना हो, तो कभी भी ग्लूकोज नहीं बनेगा। इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो इस रिएक्शन का है वो है 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या है, 0 है। फिर इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल भी मैं लिखूं सिर्फ मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, कि हमारे पास हो C2 हो H4 हो गैस हो, और इसमें हम हाइड्रोजन गैस अगर ऐड कर देते हैं तो तब हमारे पास जाकर बनता है C2H6 बनता है। अच्छा, जब ये C2H6 बन जाता है, अब इसको हम कहते हैं ये हमारे पास इसका जो मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर है, तो इक्वेशन तो बैलेंस है मेरा ख्याल, क्योंकि इधर 6 हाइड्रोजन है
और इधर भी 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। ये इथाइन है, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है और इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन गैस ऐड हो गई है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस जब इसमें ऐड हो चुकी है, अब इसका मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर 1 और 1 कितना बन जाएगा 2, लेकिन इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास है 1, यानी कि जो हमारे पास इथेन में चेंज होना, इथीन का यानी कि ENE आपके पास है प्रोनाउंसिएशन में, और इसमें है ANE, जो इसमें चेंज होना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलरिटी 2 है हमारे पास। तो इसी तरीके से जो मॉलिक्यूलरिटी है तो ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी मौजूद होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी होता है। तो हम ये कहते हैं कि किसका आपके पास हमेशा होल नंबर होगा, मॉलिक्यूलरिटी का या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो इसका जो ठीक ऑप्शन आता है वो हमारे पास क्या आता है, ए ऑप्शन है। ये ऑप्शन ठीक है। ए ऑप्शन के मुताबिक जो मॉलिक्यूलरिटी है उसका जो नंबर होता है वो हमेशा होल नंबर होता है, वो कभी भी फ्रैक्शन में, कभी भी नेगेटिव, कभी भी सोडो नहीं होता है। तो ये इसका ठीक हो जाएगा। इस वीडियो का आज का जो लास्ट एमसीक्यूज है वो है which type of chemical show fast reaction, polar covalent molecules, non-polar covalent molecule, ionic compound या both A and B। देखिए एक चीज़ है रखें, मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखता हूँ और उसका हम देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो आपके पास किस तरह का बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हो सोडियम हो और क्लोराइड हो और सिल्वर नाइट्रेट हो और इनके एक्वस सॉल्यूशन हो, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन हो, इसका भी एक्वस सॉल्यूशन हो। आप इन दोनों को जैसे मिक्स करेंगे फौरन सडन विद इन सेकंड्स, विद इन मिली सेकंड आप कहें, फौरन रिएक्शन होगा और सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। जो ये सिल्वर क्लोराइड बनेगा इसके बन जाएंगे व्हाइट प्रेसिपिटेट जो सेटल डाउन हो जाएंगे, फौरन रिएक्शंस होगा। जबकि सोडियम नाइट्रेट वाटर में सोल्यूबल है तो अंदर जो वाटर मौजूद होगा तो उसके अंदर उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, जबकि सिल्वर क्लोराइड सेटल डाउन हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट इसके बन जाएंगे। एक तो ये रिएक्शन है, फौरन विद इन सेकंड्स, विद इन मिली सेकंड ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। फिर इसी तरीके से एक और रिएक्शंस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और वो रिएक्शंस ये है कि हमारे पास हो CH3 CH2OH, ये हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर मैं इसमें डाल देता हूँ एसिड्स डालता हूँ, HCl डाल देता हूँ या इसके अलावा कोई और एसिड डाला जाता है रिएक्शंस के लिए, तो जैसे मैं इसके अंदर इसको मिक्स करता हूँ तो इस रिएक्शंस को होने में टाइम भी लगता है और यानी कि मोर देन आप कह सकते हैं 10 मिनट्स, 10 मिनट से ज्यादा इस रिएक्शन को टाइम भी हो जाएगा कंप्लीट होने में और साथ साथ मुझे हीट भी देनी पड़ेगी। तो तब जाकर इसका जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो कुछ यूं बन जाएगा CH3 CH2 और बन जाएगा Cl प्लस H2O, मतलब इस तरीके का कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। ये यानी कि ये कंपाउंड्स बनने में 10 मिनट से भी ज्यादा टाइम लगेगा और साथ साथ हमें हीट भी देनी पड़ेगी। अब इन कंपाउंड को देखिए और इन कंपाउंड्स को देखिए, इनमें क्या फर्क है। देखिए ये जो कंपाउंड्स हमारे पास हैं ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं। इसमें अगर आप देखें एक मेटल मौजूद है और जिस भी कंपाउंड के अंदर मेटल आपको नजर आ जाए तो उसकी एक निशानी भी है कि वो आयोनिक कंपाउंड, उसके अंदर नेचुरल लाजमन मौजूद होगी। तो इधर भी मेटल है सोडियम, इधर भी मेटल है सोडियम है, सिल्वर है, तो दोनों आयोनिक कंपाउंड्स हैं। इनको जब आप मिक्स करते हैं फौरन रिएक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कोई भी मेटल नहीं मौजूद है, सारे नॉन मेटल्स हैं। हाँ ये अलग बात है कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और नॉन पोलर बॉन्ड भी इसमें मौजूद हैं, पोलर बॉन्ड्स भी इसमें मौजूद हैं। ये तो बिल्कुल पोलर मॉलिक्यूल्स है और इसमें आयोनिक कैरेक्टर भी 17% के करीब मौजूद होता है। लेकिन ये रिएक्शंस आपके पास स्लो दे रहा है क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट है, ये पोलर कोवेलेंट है और ये वाला भी पोलर कोवेलेंट है। तो इसका मतलब है जो कोवेलेंट्स हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो स्लो एक नया से रिएक्शन देते हैं, जो आयोनिक हैं वो क्या देते हैं, फास्ट रिएक्शन देते हैं। इसलिए इसका जो ठीक ऑप्शन होगा वो हमारे पास सी ऑप्शन होगा, यानी कि आयोनिक कंपाउंड ऑलवेज गिव फास्ट रिएक्शन देन द कोवेलेंट कंपाउंड्स बिकॉज़ द आयोनिक कंपाउंड्स हैव ऑलरेडी ब्रेक बॉन्ड, यानी कि उनके बॉन्ड तो टूटे हुए होते हैं पहले से। इसलिए जब पहले से टूटे हुए हैं तो फौरन आपके पास न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसमें पहले बॉन्ड को तोड़ना होता है फिर न्यू बनना होता है, इसलिए जो ठीक ऑप्शन होगा वो ये होगा। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। तो इसमें अगर इन एमसीक्यूज के हवाले से कोई आपको मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट भी इसी चैप्टर के एमसीक्यूज की जो वीडियोस है वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। थैंक्स।